दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, तो उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा जो है वो है लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम उसको शुरुआत कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन की। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने काइनेमेटिक्स जो है वो लगाया होगा लेक्चर। मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स को। आई होप आपको समझ आए, आई होप आपने उनको अटेंड किया है। आपको अगर पहला लेक्चर याद हो काइनेमेटिक्स का, तो उसमें मैंने दो वर्ड यूज किए थे। पहला वर्ड था काइनेमेटिक्स और दूसरा वर्ड था काइनेटिक। काइनेमेटिक्स क्या है? बेसिकली जो भी हमारे पार्टिकल के मोशन होते हैं उसके ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट की स्टडी को हम काइनेमेटिक्स में देखते हैं। ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट माने डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें जो हैं जो हमने मेजर किया, इनमें जो इनका जो एनालिसिस किया, इनको जो रिलेट किया, ये सारी स्टडी अंडर काइनेमेटिक्स आती है। अब दूसरा वर्ड है काइनेटिक। काइनेटिक में क्या होता है? जो मोशन हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या था, उसकी स्टडी को हम करेंगे। तो एक तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स में हम यही करने जा रहे हैं। जो भी हमारे पास पार्टिकल होगा उसका जिस एनवायरनमेंट में वो पार्टिकल है, जिस एनवायरनमेंट में उसका मोशन हो रहा है, उस एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्शंस हैं, उस एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन को उस पार्टिकल के साथ जो है वो भी हम स्टडी करेंगे। अब आप बोलोगे सर एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन का क्या मतलब है पार्टिकल के साथ? वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में इकलौती ऐसी क्वांटिटी जिसको आप फील कर सकते हो वो कौन सी है? वो है फोर्स। इसका मतलब जो हमारे जितने भी चीजें शुरू हुई, जो भी हमारे लॉजिकल रीजनिंग शुरू हुई पुराने पास्ट टाइम से या कभी से भी, जब बहुत पहले जब ये चीजें बनाई गई थी, उस टाइम को अगर मैं एनालाइज करके देखूं तो उस टाइम जो सबसे पहली शुरुआत थी वो फोर्स से ही शुरुआत हुई है। तो इस फोर्स को ही आप इंटरेक्शन बोल सकते हो। जो पार्टिकल किसी एनवायरनमेंट में है तो वो एनवायरनमेंट जो है उसके ऊपर कई तरह के फोर्सेस लगा रहा है, उसी को आप इंटरेक्शन बोल सकते हो। उसी को मैं ऑल्टरनेटिवली इंटरेक्शन वर्ड जो है उसको मैं फोर्स की तरह यूज करूंगा। अब मैं फोर्स को अगर मैं डिफाइन करूं प्रॉपर्ली, तो फोर्स को मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा कि फोर्स इज ए पुश और पुल इन सम डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप ये कह सकते हो। फोर्स क्या है? एक पुश या पुल है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे कि मेरे पास ये ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को मैं यहां पे धक्का दे रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो उसी को मैं फोर्स बोलूंगा दोस्तों। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो पुश या पुल है उसके पास एक अमाउंट है, किस अमाउंट का मैं पुश कर रहा हूं इसको, कितने अमाउंट का पुश धक्का लगा रहा हूं मैं इसको। इसका मतलब उसके पास एक मैग्नीट्यूड है फोर्स के पास, और डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब फोर्स क्या बन गया? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई दोस्तों। तो जो हमने वेक्टर पढ़ा है वो सारा यूजफुल होगा वो फोर्स के ऊपर। फोर्स के ऊपर आप स्केलर एनालिसिस नहीं कर सकते हो, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वेक्टर्स के वीडियोस का, आप जरूर उनको अटेंड कर लें, उनको लगा लें। तो मैंने आपको डिफाइन किया फोर्स, मैंने आपको बताया फोर्सेस के बारे में। अब पुराने समय में क्या माना जाता था? पुराने समय में यह माना जाता था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो अपनी नेचुरल स्टेट में है। रेस्ट इज ए नेचुरल स्टेट, आप ये कह सकते हो। पुराने समय यह माना जाता था और यही हम देखते भी थे, क्योंकि नजर भी तो यही आता था ना। कोई भी बॉडी अगर जैसे यहां पे रखी हुई है, रेस्ट पे रखी हुई है, तो हमें ये लग रहा है कि भाई ये यही इसकी नेचुरल स्टेट है। तो लोगों ने भी फिर उस टाइम एनालिसिस करके ये बताया कि भाई कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो उसकी नेचुरल स्टेट में है। अगर आप उसको ऊपर फोर्स लगाओगे, अगर आप चाहते हो कि वो कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहे बॉडी, तो आपको उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस फोर्स रखना पड़ेगा, तभी वो बॉडी कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहेगी। अगर आपने फोर्स हटा लिया तो इवेंचुअली वो बॉडी जो है वो स्लोली स्लोली रुक के नेचुरल स्टेट पे आ जाएगी, मतलब रुक जाएगी। ऐसा पहले माना जाता था कि रेस्ट इज ए नेचुरल स्टेट। बट जब धीरे धीरे इसमें लोगों ने और एनालिसिस किया, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एडवांसमेंट होना स्टार्ट हुई, तो यह देखा गया कि नेचुरल स्टेट जो है वो रेस्ट नहीं है। रेस्ट भी है एक काइंड ऑफ नेचुरल स्टेट, बट नेचुरल स्टेट जो है ना वो आप इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हो। जो पर्टिकुलर जो पहले लोग देखते थे नेचुरल स्टेट के लिए कि भाई रेस्ट इज ए नेचुरल स्टेट, वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि जब वो उस ब्लॉक को देख रहे हैं या किसी भी पार्टिकल को देख रहे हैं, उसके ऊपर एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन है। तो एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन की वजह से, एनवायरमेंटल फोर्सेस की वजह से, सराउंडिंग के फोर्सेस की वजह से, सराउंडिंग के इंटरेक्शन की वजह से जब भी हम कोई पुश लगाते हैं तो अल्टीमेटली वो इवेंचुअली वो रुक जाती है। इसलिए हम बोल देते हैं कि रेस्ट इज ए नेचुरल स्टेट। असल में रेस्ट जो है वो नेचुरल स्टेट नहीं है। अगर मैं
एनवायरनमेंट को आइसोलेट कर दूं तो, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन को आइसोलेट कर दूं तो, इसका मतलब जो मेरे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं अगर मैं उनको हटा दूं तो रेस्ट को आप नेचुरल स्टेट नहीं बोलोगे। फिर कैसे देखें फिर उस चीज को, कैसे हटाएं हम एनवायरमेंटल फोर्सेस को, जो एनवायरमेंट का इंटरेक्शन है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो लगे हुए हैं उनको हम कैसे रिमूव करें। जैसे कि अगर आप ये ब्लॉक देखोगे तो इस ब्लॉक को यहां पे कई सारे फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। एक तो इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, हालांकि ये जो नीचे टेबल है वो वापस उसको ग्रेविटी को रोक रहा है, मतलब खींचने नहीं दे रहा, बट अभी एक्ट तो कर रहा है ना फोर्स, ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रही है। दूसरा, इसके ऊपर जब मैं इसको धक्का देता हूं तो इसके ऊपर एक नीचे वाला जो सरफेस है वो भी इसके साथ इंटरेक्ट करता है, और जो सरफेस का जो इसके साथ इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन को आप फिलहाल के लिए फ्रिक्शन वर्ड का नाम, फ्रिक्शन का नाम दे दीजिए कि भाई एक फ्रिक्शन भी है। जब ये मूव करता है तो नीचे वाला जो सरफेस है वो इसके साथ एक और फ्रिक्शन एक यहां पे काम करता है, वो भी एक यहां पे फोर्स लगा हुआ है, यहां वो भी एक इंटरेक्शन है। दूसरा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लगा हुआ है, वो आगे चल के आप पढ़ोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह का होता है, क्या होता है, वो भी एक खतरनाक अमाउंट होती है उसकी, तो वो भी यहां पे एक काम कर रहा है। तो एक तरह से ये फिलहाल इंटरेक्शन से अवे नहीं है, यहां पे बहुत सारे इंटरेक्शंस इसके ऊपर लगे हुए हैं, बहुत सारे फोर्सेस इसके ऊपर लगे हुए हैं, और उन कंडीशन में रेस्ट नेचुरल स्टेट हमें नजर आ रही है। बट जरा सोचिए कि अगर मैं इन फोर्सेस को रिमूव कर दूं तो क्या होगा, तब हमें एक्चुअल में इसकी नेचुरल स्टेट पता चलेगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जरा देखिए, मेरे पास यहां पे एक सेटअप है और ये मेरे पास एक बॉक्स रखा हुआ है और इसमें हमने कुछ होल किए हुए हैं, यहां पे कुछ होल हो रखे हैं भाई। इन होल के थ्रू हम एयर को इसके अंदर से निकालेंगे। आप बोलेंगे सर एयर को क्यों निकाल रहे हैं, उसका कारण ये है, जरा देखिए मेरे पास एक डिस्क है और इस डिस्क को मैं पुश कर रहा हूं दोस्तों। तो जब मैंने इसको धक्का दिया तो ये हल्का सा डिस्प्लेस हुई बस यहां से यहां तक, और ये रुक गई अल्टीमेटली, बिकॉज जैसे ये पुश करना स्टार्ट हुई नीचे वाले सरफेस ने इसके साथ इंटरेक्शन जो था इसका इस नीचे वाले सरफेस के साथ, उसकी वजह से एक फ्रिक्शन, आप ये कह सकते हो कि फ्रिक्शन ने इसको मूव नहीं करने दिया। तो नीचे वाले सरफेस के इंटरेक्शन की वजह से ये मूव नहीं किए, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर ये जो एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल फोर्सेस है, अगर मैं इनको समहाउ मिनिमाइज कर सकूं तो देखते हैं इसका मोशन किस तरह का होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने जो नीचे वाला सरफेस है इसको स्मूथ करने की कोशिश की, और पुराने टाइम में भी यही कोशिश हुई। पुराने टाइम में धीरे धीरे लोगों ने, जब धीरे धीरे समय बीता तो धीरे धीरे लोगों ने देखा कि भाई अगर नीचे वाला सरफेस स्मूथ होता है तो सेम अमाउंट ऑफ पुश देने पे बॉडी जो है ज्यादा दूर मूव करती है। यह चीज देखी गई। अभी वो चीज मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए, यहां पे मैं जरा इसको ऑन कर रहा हूं और इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है जो एयर को ब्लो करेगी बाहर की तरफ। तो ये मेरा ऑन हो गया दोस्तों। और अब जरा पहले जरा देख लीजिए, जब मैंने इसको एयर को रोका हुआ है और इसको अगर मैं पुश कर रहा हूं तो ये ज्यादा दूर नहीं जा रही है, ये रुक जा रही है। अब एक काम करते हैं, अब मैं इसका जो इंटरेक्शन है नीचे वाले उसके साथ, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जो एनवायरमेंटल इंटरेक्शन है, जो फोर्सेज लग रहे हैं, उनको हम हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे एयर को ब्लो किया, अब ऑलमोस्ट बढ़िया प्रेशर से एयर आ रही है यहां से। अब मैं अगर इसको पुश करूंगा तो आप देख सकते हो ये ज्यादा दूरी तक इसने ये जा सकती है, ये ज्यादा दूर तक ये अपनी जा रही है सेम अमाउंट ऑफ पुश पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्सेस को हटा दूं, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्सेस को हटा दूं तो, और अगर इस बॉडी को मैं पुश दूं हल्का सा, तो ये बॉडी कॉन्टिन्यूसली मूव करती है। अगर वो जीरो हो जाए, सोचिए एक्सटर्नल फोर्स सारे के सारे जीरो हो जाए, और उसके बाद मैं इसको अगर पुश दूं तो फिर ये ऑलवेज मूव करती रहेगी, ये रुकेगी नहीं, ये कभी रेस्ट पे आएगी नहीं। तो रेस्ट नेचुरल स्टेट नहीं है फिर। तो फिर एक नई चीज निकल के आई। नई चीज क्या निकल के आई, अगर इसी कंसेप्ट को मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चला दूं, एक स्टेप और आगे बढ़ूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर समहाउ मैं सारे फोर्सेस को जीरो कर दूं, नेट फोर्स को जीरो कर दूं इस बॉडी के ऊपर, इस ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक या कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, उसके ऊपर अगर मैं नेट फोर्स को जीरो कर दूं दोस्तों, तो उसकी जो नेचुरल स्टेट है उस पार्टिकल की, वो डिपेंड करेगी कि उसकी इनिशियली वो कौन सी स्टेट में था, वही उसकी नेचुरल स्टेट हो जाएगी। जैसे कि अगर वो इनिशियली रुका हुआ है और आपने सारे फोर्सेस को हटा दिया है, कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। जैसे कि आप यहां पे देखिए, यहां पे हालांकि यहां पे फोर्सेस और भी हैं, बट जो ग्रेविटी है वो तो सीधा परपेंडिकुलर लग रही है, बट फिलहाल अगर मैं इसको रेस्ट पे रख दूंगा, अगर मैं सारे फोर्सेस को हटा दूं और इसको अगर मैं रेस्ट पे रख दूं, तो ये रेस्ट पे ही रहेगी।
और अगर मैं सारे फोर्सेस को हटा के इसको अगर मैं हल्का सा पुश करूंगा तो ये मोशन में आ जाएगा और फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। तो ये चीज हमें देखने को मिली और इसी के बेसिस पे हमने फिर इसकी जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट बोलना बंद किया, क्योंकि रेस्ट पे तो तभी रहेगी जब ये अगर सारे इंटरेक्शन फोर्सेस मेरे खत्म हो जाएं, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस खत्म हो जाएं, और तब ये अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर ये मूवमेंट में आ गई है, अगर ये मोशन में आ गई है तो मोशन में ही रहेगी। यहीं से हमारा न्यूटन का पहला लॉ निकल के आता है। तो न्यूटन ने हमें क्या बताया दोस्तों? न्यूटन ने हमें बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है और अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर उस बॉडी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, अगर वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और नेट फोर्स उसके ऊपर 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती ही रहेगी। ये हमें न्यूटन ने बताया और यही लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ है। ठीक है, अब हम आगे वाले लॉ भी पढ़ेंगे, बट पहले लॉ को थोड़ा सा और गहराई से हमें समझना होगा। ये जितने भी न्यूटन्स के लॉज हैं या जितने भी लॉज ऑफ मोशन आप बोलिए, इनको समझने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज ऑफ मोशन है उनको समझने के लिए। पहली बात तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे डिफाइन करें, उसके लिए जरूरत क्या है? आपको जरूरत है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की और एक क्लॉक की। अगर आपके पास अपना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम आप डिफाइन कर लेते हो और साथ में टाइम को भी मेजरमेंट करने के लिए आप क्लॉक को भी लेके चलते हो, तो इस तरह से आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता सकते हो। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मेरा अपना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ पे 3 डायरेक्शन आपको नजर आ रही होंगी, एक एक्स की तरफ है, एक वाई की तरफ है और एक जेड की तरफ है, और एक ओरिजन। और ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओरिजन मैंने यहाँ पे फिक्स कर रखा है, मेरा यहाँ पे मेरा ओरिजन फिक्स्ड है, और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट, क्योंकि मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो, मैं इस रेफरेंस के नजरिए से देख रहा हूँ। ये मेरा ओरिजन है, यहां से मैं मेजरमेंट करूंगा अपनी जितने भी अपने पार्टिकल की जो पोजीशन है वो मेरे ओरिजिन से मैं मेजर करूंगा, और उसी के रेस्पेक्ट में मैं बताऊंगा कि वो पार्टिकल रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो जो मेरा यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप देख रहे हो, उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं अपने आप को तो मैं रेस्ट पे हूं, क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में मेरा ओरिजिन भी यहीं पे है और मैं भी यहीं पे हूं, तो मैं मूव तो कर नहीं रहा। तो इसका मतलब मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट पे मानूंगा अपने आप को, मैं रेस्ट पे हूं। मेरे सराउंडिंग में जो भी पार्टिकल यहां पे रखे हुए हैं वो सारे के सारे रेस्ट पे हैं, क्योंकि उनके रेस्पेक्ट मेरी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका जो ओरिजिन है उसके रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशन बदल नहीं रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो भी मेरे रेस्ट पे हैं। ऐसे ही कोई बंदा जो एरोप्लेन में मूव कर रहा है वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मानेगा, वो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को मानेगा, अपने ओरिजिन को मानेगा, और उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो खुद रेस्ट पे है, क्योंकि उसने ओरिजिन अपने पास ही मान लिया, अपनी खुद की पोजीशन को ही वो ओरिजिन पे रख रहा है। सोचिए, तो बोलेगा कि मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो स्टेशनरी है, तो मैं खुद स्टेशनरी हूं, और बाकी जो लोग हैं उसके रेस्पेक्ट में वो फिर मूव कर रहे होंगे। वो ये बोलेगा कि भाई जो अर्थ पे जो बंदे बैठे हैं वो मूव कर रहे हैं, मैं रेस्ट पे हूं, और एरोप्लेन में जो भी बंदे बैठे हुए हैं उसके साइड में वो भी उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रेस्ट पे हैं, क्योंकि ओरिजिन जो उसका अपना ओरिजिन है, उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो उसके सराउंडिंग में जो बंदे बैठे हुए हैं उनकी पोजीशन बदल नहीं रही है। दैट्स वाई उस बंदे के रेस्पेक्ट में वो सारे बंदे रेस्ट पे हैं। अब एक काम करता हूं, जरा सोचिए, मैं अभी उधर चलना शुरू करता हूं, अभी मेरा मूवमेंट इधर हो रहा है, आप देख भी पा रहे होंगे कि मैं उधर मूव कर रहा हूं, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी उधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये कैसे बताओगे कि मैं इधर मूव कर रहा हूं कि बैकग्राउंड इधर मूव कर रहा है? एक्चुअल में बैकग्राउंड ही उधर मूव कर रहा था, लेकिन आपको पहले लगा कि मैं उधर मूव कर रहा था। असल में ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से दिक्कत आ रही है। अगर आप अगर आप अपने आप को मेरे साथ अगर आप अलाइन कर लेते हो, बैकग्राउंड को एक बार ब्लर कर दो आप, अगर आप सिर्फ मेरे साथ अपने आप को मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ अलाइन करते हो, इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो मैं रेस्ट पे हूं, क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे साथ साथ मूव कर रहा है। बट अगर आप अपने आप को बैकग्राउंड के साथ अलाइन करते हो
तो इसका मतलब आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम अब मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ अलाइन नहीं है, बैकग्राउंड के साथ अलाइन है। तो बैकग्राउंड आपके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया, और मैं इधर आपको मूव करते हुए नजर आऊंगा। तो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब जितने भी हमारे लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ोगे वो एक स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि जितने भी बंदे होते हैं हर बंदे का अपना एक अलग रेफरेंस फ्रेम हो सकता है, और हर बंदे की मेजरमेंट अलग अलग आ सकती है। मेजरमेंट किसकी, वेलोसिटी की, एक्सेलेरेशन की, पोजीशन की, ये सारी जो मेजरमेंट है ये डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट हो सकती हैं। तो न्यूटन्स लॉज या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉज ऑफ मोशन है वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई नहीं होंगे, वो एक स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही अप्लाई होंगे। उस स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एक नाम देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? सोचिए यहां पे बहुत सारी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं और एक पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, हर बंदा उसको देख रहा है अपनी अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। एक बंदा जो एरोप्लेन में मूव कर रहा है, एक बंदा जो रेस्ट पे है, और एक बंदा जो कार में है। तीनों बंदे उस पार्टिकल को देख रहे हैं जो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है किसी डायरेक्शन में, मान लीजिए। और सोचिए तीन बंदे ही क्यों, कई सारे बंदे हैं जो जिनकी अपनी अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और हर बंदा उस पार्टिकल को देख रहा है मूव होते हुए। लेकिन जितने भी आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस लिए हैं वो अलग अलग फ्रेम ऑफ, कोई बंदा एरोप्लेन से देख रहा है, कोई बंदा उस पार्टिकल को अर्थ पे खड़ा होकर देख रहा है, कोई अपनी कार में मूव कर रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हर बंदा अपनी रेफरेंस से उस पार्टिकल को एक्सेलरेट होते हुए देख रहा है, उस पार्टिकल को मूव होते हुए देख रहा है। अब सबकी अपनी रेफरेंस फ्रेम है, तो कौन सी रेफरेंस फ्रेम को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हम बोलेंगे? किसकी रेफरेंस फ्रेम से लॉज ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल होंगे? वो कैसे देखें? आप ये देखिए कि कौन सी रेफरेंस फ्रेम से एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल की वो सेम आ रही है। जिन जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नजर आ रही है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जिन जिन रेफरेंस फ्रेम से पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो सेम नजर आ रही है और कांस्टेंट नजर आ रही है, वो जो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगी उनको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उन्हीं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बेसिस पे आप जो है न्यूटन्स लॉ को स्टडी कर सकते हो। एक और तरीके से भी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेक कर सकते हो दोस्तों। वो क्या तरीका है? जरा सोचिए, मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स को मैंने जीरो कर दिया। नेट फोर्स अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो है तो वो रेफरेंस फ्रेम ढूंढो जिन रेफरेंस फ्रेम से उस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नजर आ जाए। अगर ऐसी रेफरेंस फ्रेम मुझे मिल जाए जिन रेफरेंस फ्रेम से उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो है, तो वो जो रेफरेंस फ्रेम है वो सारी की सारी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होंगी दोस्तों। इसका मतलब एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन से टेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। और ये जो मैंने तरीका बताया अभी अभी कि भाई नेट फोर्स को जीरो करके आप देखो कि कौन सी रेफरेंस फ्रेम से उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो आ रही है, ये जो तरीका है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है, ये वहीं से निकला है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स मेरा जीरो है और अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन उसकी जीरो रहेगी, और अगर वो मूव कर रहा है मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगी। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने का जो तरीका है वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही है, इसलिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। उससे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। इनर्शिया क्या होती है उसको हम बाद में देखेंगे, बट एक चीज आप गौर कीजिएगा, मैंने यहां पे दो चीज यूज की, जीरो नेट फोर्स, कोई नेट फोर्स नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, नो फोर्स प्रेजेंट, और एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें नेट फोर्स जीरो है, मतलब मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बट उनका रिजल्टेंट जीरो है। दोनों ही एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, जीरो फोर्स वाली कंडीशन और इक्विवेलेंट फोर्स वाली जीरो होने वाली कंडीशन, दोनों ही कंडीशन मेरी इक्विवेलेंट है। यहां पे कोई भी आप बोल सकते हो, तो कई बार मैं नो जीरो फोर्स बोल दूंगा, कई बार मैं नेट फोर्स को जीरो बोलूंगा। वैसे नेट फोर्स जीरो होना ज्यादा एक्यूरेट है। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है
अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। इसका मतलब दोनों ही केस में एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो वो इनर्शियल, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ढूंढिए जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जो है वो जीरो आ जाए। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होंगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगी। आई होप आपको समझ आया। तो क्या आप मुझे देख के बता सकते हो कि मैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं या नहीं हूं? आप नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि जरा सोचिए, आप मुझे देख रहे हो और मैं कैमरे को देख रहा हूं, कैमरे के थ्रू आप मुझे देख पा रहे हो। आपको यह नहीं दिख रहा कि मैं मूव कर रहा हूं या मैं स्टेशनरी हूं, क्योंकि आप यहां पे कोई ऐसा कोई सराउंडिंग मैंने खत्म कर दी है। जब सराउंडिंग खत्म कर देते हो तो बड़ा मुश्किल होता है ये पता करना कि कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, या दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी आपको एक सिचुएशन दिखाई थी जिसमें आपको लग रहा था कि मैं उधर जा रहा हूं, बट असल में मैं रुका हुआ था, क्योंकि आप सराउंडिंग से कट हो गए थे। जब भी सराउंडिंग को हटा दोगे आप और दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कौन सा जो है वो स्टेशनरी है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। अभी आपको ये नहीं पता चल रहा कि मैं मूव कर रहा हूं कि मैं रुका हुआ हूं। हो सकता है कि मेरा कैमरा जो है वो मेरे साथ फिक्स्ड हो और मैं हवा में उड़ रहा हूं और कैमरा बिल्कुल मेरे सामने हो, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि भाई मैं उड़ रहा हूं या मैं रुका हुआ हूं या मैं रिवॉल्व कर रहा हूं या मैं किसी ट्रेन के अंदर, मेरा डब्बे के अंदर मेरा ये रूम बना हुआ है और वो चल रही है ट्रेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप बता नहीं पाओगे आप मेरे बारे में, लेकिन मैं अपने बारे में चेक कर सकता हूं कि मैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं या नहीं हूं। कैसे चेक करूंगा? मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, जरा ध्यान से देखिए। ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। असल में मैं अर्थ पे खड़ा हूं, मैं आपको बता दूं, आप भी अर्थ पे ही होते हो। आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। जरा देखिए, ये इसके ऊपर एक ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और जो टेबल है वो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स दे रहा है। एक तरह से टेबल जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो है। आप ये समझिए, ठीक है? इसके ऊपर नेट फोर्स मेरा जीरो है। अब अगर ये नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है, तो अगर मैंने इसको यहां पे रखा है तो आप देख सकते हो कि ये रेस्ट पे है। तो मैंने आप अभी भी क्या बताया, अगर नेट फोर्स जीरो है और अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर मैं रेस्ट पे रख दूं तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या हूं? मैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं इसको पुश करूं तो पुश करने पे नेट फोर्स जीरो नहीं रहता इसके ऊपर। क्यों नहीं रहता जीरो? वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो हो गया, क्योंकि एक नीचे ये टेबल को नीचे की तरफ खींच रहा था, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, टेबल इसके ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो कुल मिला के नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में तो जीरो हो गया, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ। दैट्स वाई जब मैंने इसको पुश किया तो ये रुक गया, आपको ये रुकता हुआ नजर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आप जो ये कह रहे थे ना कि भाई अगर हॉरिजॉन्टल पुश करोगे तो उसी कांस्टेंट मोशन में ही रहना चाहिए, कांस्टेंट मोशन में नहीं रहेगा, क्योंकि अब नेट फोर्स आपने जीरो नहीं किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अभी इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ, जब मैं इसको पुश कर रहा था इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं है। दैट्स व्हाई ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता गया। इसका मतलब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर आप चेक कर रहे हो, अगर आपका नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, बट अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा। तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसकी जो एक्सेलरेशन है वो सेम आ जाए, वो सारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होंगी? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगी। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर तो ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो कर दिया तो जितने भी मेरी रेफरेंस फ्रेम है उनमें से वो रेफरेंस फ्रेम ढूंढिए जिन रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो आ रही है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो। बट अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है दोस्तों, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन बराबर आ जाए। वो जो मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगी वो सारी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होंगे, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आया कि कैसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाती है, ठीक है? और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, जो अर्थ है ना वो प्योरली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। हालांकि मैंने बोल दिया कि मैं अर्थ पे खड़ा हूं, तो अर्थ जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, कोई भी चीज जब रोटेट करती है, अगर आप किसी रोटेटिंग फ्रेम में हो
रिवॉल्विंग फ्रेम में हो, अगर आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिवॉल्व कर रही है, तो आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं हो सकते। तो अर्थ प्योरली एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। आगे चल के उसको देखेंगे हम लोग। आप सोचिए, आपको ये लग रहा होगा कि मेरी जो रेफरेंस फ्रेम है वो तो सर फिक्स है, वो कहां रिवॉल्व कर रही है? वो रिवॉल्व कर रही है असल में, ठीक है। इन दैट केस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपकी, वो अर्थ जो है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप प्योरली नहीं कह सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप उसको मान सकते हो फिलहाल के लिए। तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसमें आपको मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाऊंगा कि कैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको देखने को मिलती है। तो चलिए उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और उससे थोड़ा सा और हम चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों चलिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें मैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो कार के अंदर हमने एक डिवाइस को रखा है और उस पर हमने एक कैमरा भी ऊपर से लगाया हुआ है। तो जो कैमरा है वो कार की ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जाएगा, क्योंकि कार के साथ ही फिक्स्ड है। तो जो कैमरा ऊपर से जो दिखाएगा आपको, उसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कार वाली है। और देखते हैं कि वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप कार के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा वो सेटअप, उसको एक बार देखिए और उसके बाद जो है फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे है या नॉन इनर्शियल कैसे है, ठीक है। तो एक बार आप उसको देखिएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास एक बोर्ड है और इसके ऊपर हमने 3 डिस्क रखी हुई है और इस बोर्ड को हम ऊपर कैमरा एक लगा हुआ है उससे हम कैप्चर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब कार मूव कर रही होगी तब, फिलहाल यहाँ पे फोर्स 0 है, ठीक है। यहाँ पे 0 फोर्स है और जितना फोर्स ये ग्रेविटी से नीचे लग रहा है उतना ये बेसिकली ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो इन डिस्क के ऊपर कोई फोर्स नहीं है और ये रेस्ट पे है। अब हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम जस्ट कार को मूव करेंगे और कार को कोशिश करेंगे कि कार जो है वो रोटेट करे या फिर कार को हम एक्सेलेरेट करने की कोशिश करेंगे तेजी से। तो देखते हैं कि इनके ऊपर किस तरह का मोशन होता है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि इसको हम इनर्शियल या नॉन इनर्शियल कैसे बोलें इसको। एक बार आप ऑब्जर्व कीजिए और उसके बाद जो है फिर से हम इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जरा इसको देखते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जो डिस्क रखी हुई थी उस डिस्क के ऊपर कोई फोर्स अपीयर नहीं हो रहा है। जब मैं गाड़ी को लेके आ रहा था और जब गाड़ी रोटेट कर रही थी ऐसे, तो उस अंदर जो डिस्क हैं उनके ऊपर कोई फोर्स अपीयर नहीं हो रहा और पहले जो फोर्स था वो 0 फोर्स था जब गाड़ी रुकी हुई थी। और जब रोटेट हो रही है तब भी हमने कुछ उसको हाथ नहीं लगाया, लेकिन 0 फोर्स पे ही कुछ ना कुछ बाहर की तरफ एक्सेलेरेट हो रही है डिस्क। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलेरेशन आ गई है। लेकिन जो आपका जो न्यूटन्स फैसलों के हिसाब से, अगर मान लीजिए अगर आप देखें तो न्यूटन्स फैसलों कहता है कि 0 फोर्स पे नेट एक्सेलेरेशन मेरी 0 होनी चाहिए। अगर फोर्स नेट मेरा 0 है तो 0 एक्सेलेरेशन होनी चाहिए। यहाँ पे हमें फोर्स अपीयर नहीं हो रहा कि हमने कोई फोर्स लगाया हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फिर भी कोई ना कोई एक्सेलेरेशन आ गई है। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन है विद 0 फोर्स। अगर आप ध्यान से देखो ऊपर वाले कैमरा जो गाड़ी की रेफरेंस फ्रेम में फिक्स था उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इस तरह से भी हमारी जो है इनर्शियल फ्रेम नहीं बनेगी ये, क्योंकि यहाँ पे एक अजीब सा एक फोर्स आ गया। हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सेलेरेशन है विदाउट एनी फोर्स। आप सोचिए, तो यहाँ पे फिर हमें एक अलग कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम जो कैमरे का जो आउटपुट को देख रहे हैं वो आउटपुट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो गाड़ी की जो रेफरेंस फ्रेम होती है दोस्तों वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। खासकर जब आप रोटेट करते हो या जब आप गाड़ी को एक्सेलेरेट कर रहे होते हो तो वो एक आपकी नॉन इनर्शियल आपकी रेफरेंस फ्रेम होगी। इवन जितनी भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम है जो एक्सेलेरेट कर रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्ट्रेट लाइन में एक्सेलेरेट कर रही हो, चाहे रोटेट कर रही हो, रिवॉल्व कर रही हो, जितनी भी आपकी जो इस तरह की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती हैं वो सारी की सारी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होती हैं। आई होप आपको समझ आया। और इन रेफरेंस फ्रेम में आप जो है आप न्यूटन्स लॉज या लॉज ऑफ मोशन को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे दिक्कतें आएंगी आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही करते हैं एंड फिर वापस अपने क्लासरूम में चलते हैं और इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं और फर्दर आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको क्लासरूम में। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक और एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। वो एक्सपेरिमेंट आपने पहले भी देखा है, वो मैं दोबारा उससे आपको बताने की कोशिश करूंगा, उससे दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। जरा देखिए, हमने आई थिंक लेक्चर नंबर 22 या 24 में उस चीज को देखा था
उसमें हमने देखा था कि कोई बॉल जो है उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं और एक हमारी ट्रॉली है, ट्रॉली के ऊपर बॉल का हमने स्टैंड बनाया हुआ है और उस ट्रॉली के साथ एक कैमरा लगाया हुआ है और एक कैमरा फिक्स है जो अर्थ पे है। तो जो सामने जिस कैमरे से आप देख रहे हो वो कैमरा अर्थ पे है। इसका मतलब आप उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान सकते हो कि वो जो कैमरा है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। और एक कैमरा जो ट्रॉली के साथ मूव कर रहा है वो हमें देखना है कि उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल है या नहीं है, उसको हमें देखना है। तो कैसे देखोगे? एक कैमरा फिक्स है, एक कैमरा ट्रॉली के साथ मूव कर रहा है, तो आपको चेक करना है कि कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो इनर्शियल है, कौन सी नॉन इनर्शियल है। तो जरा देखिए दोस्तों कैसे आप चेक करोगे। पहले केस में जो आप देख भी पा रहे होंगे स्क्रीन पे, पहले केस में हमने बॉल को ड्रॉप किया, बॉल ड्रॉप हुई, नीचे गई, दोनों कैमरेज ने सेम चीजों को दिखाया, उसने भी नीचे की तरफ और सामने वाले कैमरे ने भी नीचे की तरफ जो है ड्रॉप करते हुए दिखाया है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही केस में जो एक्सेलरेशन है बॉल की वो बराबर है। नेट फोर्स जीरो नहीं है बॉल के ऊपर। जब नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो एक्सेलरेशन से देखो, दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जो आपका सामने वाला कैमरा है उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि आप देख रहे हो, जिससे जो कि अर्थ पे है और आप लोग भी अर्थ पे ही हो, तो आपकी ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी वो एक तरह से। तो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बॉल नीचे की तरफ आ रही है और जो कैमरा ट्रॉली पे लगा हुआ है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी बॉल नीचे की तरफ आ रही है। दोनों पे एक्सेलरेशन बराबर है। दोनों की अगर एक्सेलरेशन बराबर है तो इसका मतलब कैमरे की फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में बॉल जो है कांस्टेंट, जो ट्रॉली जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली। तो जैसे ही बॉल ड्रॉप हुई, आपने बॉल को ड्रॉप होते हुए देखा ऐसे, और जो कैमरा ट्रॉली के ऊपर लगा हुआ है उसने बॉल को ड्रॉप होते हुए देखा स्ट्रेट। लेकिन दोनों ही कैमरे से जो एक्सेलरेशन नजर आ रही है बॉल की वो डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है। दोनों के लिए ही हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ट्रॉली। तो अगर आप उसको ट्रॉली को देख रहे हो तो आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होते हुए नजर आ रही है, और जो कैमरा ट्रॉली के ऊपर लगा हुआ है उसको तो मूव होते हुए नजर नहीं आ रही बॉल, और आपको बॉल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होते हुए नजर आ रही है आगे की तरफ। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दोनों के लिए जीरो है। जो कैमरा ट्रॉली पे रखा हुआ है उसके लिए भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है, और जो कैमरा सामने है उसके लिए भी जीरो है। केवल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है जी। दोनों को सेम एक्सेलरेशन फील हो रही है। इसका मतलब है अगेन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर ट्रॉली मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से और ट्रॉली की के ऊपर अगर मैं कैमरा लगा दूं तो एक तरह से वो आप कह सकते हो कि जो कैमरा ट्रॉली की के ऊपर लगा हुआ है उसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या ट्रॉली की फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आपकी भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दोनों को सेम चीज नजर आ रही है। अब आते हैं तीसरे केस में। तीसरे केस में अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ट्रॉली को एक्सेलरेट कर रहा हूं, तो एक कैमरा जो ट्रॉली के ऊपर लगा हुआ है और एक कैमरा सामने से देख रहा है। जो सामने से कैमरा देख रहा है क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो अर्थ पे है, तो आप उसको आप इनर्शियल मान सकते हो। अगर आप उसके रेफरेंस फ्रेम से देखोगे, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे जो आपको नजर आ रहा है, उस केस में बॉल जो ट्रॉली जो है, ट्रॉली को क्या आपको क्या नजर आ रहा है बताओ? आपको यह नजर आ रहा है कि जैसे ही बॉल ड्रॉप हुई, बॉल ड्रॉप होते ही बॉल की जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बस हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन खत्म हो चुकी है बॉल ड्रॉप होते ही, हवा में जैसे ही आ गई बॉल। लेकिन जो कैमरा है जो ट्रॉली के ऊपर लगा हुआ है उसको क्या नजर आ रहा है? उस कैमरे को नजर आ रहा, आपने रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाली होगी जब हमने इस चीज को पढ़ा था रिलेटिव मोशन में। तो जो कैमरा है, कैमरे को उस बॉल की एक्सेलरेशन क्या नजर आ रही है? कैमरे को नजर आ रहा है कि बॉल के पास दो एक्सेलरेशन है, एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन और एक बैकवर्ड एक्सेलरेशन, पीछे की तरफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। इसका मतलब जो ट्रॉली जो है, ट्रॉली पे जो कैमरा लगा हुआ है उसको अब दो एक्सेलरेशन नजर आ रही है, एक डाउनवर्ड और एक इधर। उनको रिजल्टेंट जो है वो डिफरेंट एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रॉली पे जो कैमरा लगा हुआ है वो और आप जिस कैमरे से देख रहे हो वहां पे एक्सेलरेशन अलग अलग आ रही है। तो क्योंकि आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, आप अर्थ पे हो और अर्थ को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हो, तो जो कैमरा की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी। कैमरे की फ्रेम से आप लॉज ऑफ मोशन को नहीं लगा पाओगे, लगाओगे बट उस केस में आपको एक फिक्टिशियस फोर्स लेना पड़ेगा, एक फिक्टिशियस सिचुएशन लेनी पड़ेगी, वो आगे चल के हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।
तो इसका मतलब जो ट्रॉली की फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी अगर वो ट्रॉली एक्सेलरेट कर रही है। तो अगर वो ट्रॉली कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो ट्रॉली की फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आपकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दोनों ही इनर्शियल हैं। आप तो खैर पहले ही इनर्शियल में हो, ट्रॉली भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाएगी। लेकिन अगर ट्रॉली मूव कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तो उस केस में ट्रॉली की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी वो कभी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं आएगी। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो कैमरे की जो एक्सेलरेशन है वो उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया है? ये ऑलरेडी मैं कैलकुलेट करवा चुका हूं आपको रिलेटिव मोशन में। आप देखिएगा उसमें मैंने ये एक्सपेरिमेंट दिखाया था आपको और उसमें हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाली थी कि कैसे हम उसकी एक्सेलरेशन निकालें, बॉल की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये हमने निकाला था। ठीक है, उसको देखेगा तो वहां पे 2 एक्सेलरेशन आ गई थी। इसका मतलब जो कैमरा जो ट्रॉली पे लगा हुआ है उसको एक्सेलरेशन अलग नजर आएगी और आप जिस कैमरे से जो फिक्स कैमरा है उससे देख रहे हो तो वहां पे एक्सेलरेशन जो है वो अलग नजर आ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे हम इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हैं। अब हम बोर्ड पे चलते हैं और इसी को हम एक न्यूमेरिकल सिचुएशन से भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बोर्ड पे मिलते हैं अब आपसे। तो दोस्तों अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए जरा देखिए, मेरे पास 3 सिचुएशन है। एक बंदा है जो एक कार में ट्रेवल कर रहा है स्टेट रोड पे और वो जो है वो मान लीजिए मूव कर रहा है मे बी 22 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, एक और बंदा है जो मूव कर रहा है और वो है 27 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, उसके पैरेलल ही चल रहा है 27 मीटर पर सेकेंड से। और एक बंदा जो है वो रेस्ट पे है, वो यहां पे रेस्ट पे है। ये 3 सिचुएशन है दोस्तों, वो दोनों को देख रहा है और ये बंदा इन दोनों को देख रहा है, ये बंदा इन दोनों को देख रहा है, ऐसे समझिए। अब इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसकी स्पीड भी कांस्टेंट है और ये तो रेस्ट पे ही है, ये आपका रेस्ट पे है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसकी रेफरेंस फ्रेम इसके साथ मूव कर रही है। ठीक है, इसकी रेफरेंस फ्रेम इसके साथ मूव कर रही है, अपनी रेफरेंस फ्रेम से देख रहा है और इसकी रेफरेंस फ्रेम फिक्स्ड है। तो आप ये कह सकते हो ये रेस्ट पे है और मैं इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहा हूं। ये आप एक तरह से आप इसको फिक्स्ड मानो, ये इसको आप इनर्शियल भी बोल सकते हो, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इसको आप इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोल सकते हो क्योंकि ये अर्थ पे है। मैं अर्थ को फिलहाल के लिए इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई इस बंदे को ए बंदा बोल देता हूं और इसको मैं बी बोल देता हूं, तो ए को क्या लगेगा बी के बारे में? ए को लगेगा बी के बारे में, अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात करूं तो ए को लगेगा बी के बारे में कि भाई ए जो है, बी जो है वो ए से 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा है। आप सोचिए, बैकग्राउंड को पूरी तरह से रिमूव कर दो एक बार के लिए। आप सोचो यहां पे कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ए और बी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, तो ए को लगेगा कि बी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से तेज चल रहा है। तो अगर मैं कोई टाइम दे दूं कि भाई t इक्वल टू 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद अगर आपको देखना हो तो 6 सेकेंड के बाद ए को लगेगा कि जो बी है वो उससे 30 मीटर आगे निकल चुका है। बी जो है वो उससे 30 मीटर आगे निकल चुका है। ठीक है, ए जो है ये 22 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और बी जो है वो 27 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। और यहां से यहां तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी दोस्तों वो कितनी होगी? वो आपकी 30 मीटर हो जाएगी। 30 मीटर जो है वो आगे निकल चुका है। ये मेरा बी है, तो बी जो है वो ए से 30 मीटर, इसका मतलब ए को अगर ए के रेफरेंस से देखोगे तो बी जो है वो 30 मीटर आगे जा चुका है। अगर आप इसके रेफरेंस से देखोगे तो इसके रेफरेंस से ए कितना ट्रेवल किया है यहां से यहां तक? अगर आप रेस्ट वाले के रेफरेंस से देखोगे तो ए ने ट्रेवल किया है 6 सेकंड में। आप देख लो, 6 दूने 12, 1 और 6 दूने 12, 132 मीटर इसने ट्रेवल किया है। और इसने कितना ट्रेवल किया है दोस्तों? इसने ट्रेवल किया है, अगर रेस्ट वाले के रेफरेंस से देखोगे तो इसने इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 162 मीटर इसने ट्रेवल किया है। तो अगेन अगर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इससे पूछोगे तो ये भी यही बताएगा कि 30 मीटर है। इससे पूछोगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो भी 30 बताएगा और इससे पूछोगे वो भी 30 बताएगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो दोनों के लिए
तीनों के लिए बल्कि सबके लिए क्या है, सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों के बीच की, फिलहाल पहले 0 थी, 6 सेकंड बाद इनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 मीटर हो गई है। लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड है, जो पोजीशन है, वो सबकी अपनी अलग अलग है। ये बोलेगा मैं अपने रेस्पेक्ट में कहीं मूव ही नहीं किया हूं, ये बोलेगा मैं अपने आप को स्टेशनरी मान रहा हूं, तो इसके रेफरेंस से ये स्टेशनरी है, ये अपने रेफरेंस से स्टेशनरी है। ये इसको बोलेगा यार तुम मुझसे तेज चल रहे हो 5 मीटर पर सेकंड, ये बोलेगा तुम मुझसे स्लो चल रहे हो 5 मीटर पर सेकंड, मैं तो रुका हुआ हूं। क्योंकि हर बंदा अपने आप को क्या मान के चल रहा है, स्टेशनरी मान के चल रहा है, अपने रेफरेंस से दूसरे को देख रहा है, ठीक है। और ये बंदा क्या बोलेगा, ये बंदा बोलेगा तुम दोनों ही चल रहे हो, ठीक है, तुम दोनों ही चल रहे हो और तुमने इतने डिस्टेंस कवर कर लिया, तुमने इतने डिस्टेंस और आपस में तुम्हारे बीच की है, बट दोनों के दोनों एक चीज पे सेटिस्फाइड है, वो ये है कि तुम्हारे इनके बीच की जो डिस्टेंस है 6 सेकंड बाद वो ये हो जाएगी। इसको भी यही लग रहा है, इसको भी यही लग रहा है और इसको भी यही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट सेम नजर आ रही है। एक और चीज, अगर मैं इससे पूछूं कि बताओ भाई एक्सेलरेशन क्या है, इसकी एक्सेलरेशन बताओ क्या आएगी, अगर मैं इनर्शियल इस फ्रेम से देखूं तो 0 की कांस्टेंट वेलोसिटी है, इससे देखोगे तो इसकी जो एक्सेलरेशन नजर आएगी वो 0 ही नजर आएगी। आप जरा देखो, सुनिए, मैं एक ये एक्सेलरेशन के ऊपर दोबारा बताना चाह रहा हूं बिकॉज शायद आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर मैं बोलूं कि इसकी एक्सेलरेशन बताओ, इसको क्या लग रही है और इसको क्या लग रही है, इसको लग रही है एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसको भी ये लग रहा है कि इसकी एक्सेलरेशन 0 है, इस बंदे की जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। क्यों लग रहा है इसको कि इसकी एक्सेलरेशन 0 है, इसको ये लग रहा है कि ये जो है स्लो है 5 मीटर पर सेकंड से। रिलेटिव मोशन में आपने पढ़ा होगा, ये बंदा जो है इसके रेस्पेक्ट में, अगर आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आपको -5 मीटर पर सेकंड नजर आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये इसको लगेगा कि ये पीछे जा रहा है मुझसे, इसकी वेलोसिटी जो है उल्टी है, ये पीछे जा रहा है मेरे से, तो 5 मीटर पर सेकंड से इसको नजर आएगा और कांस्टेंट नजर आएगी। तो इसको एक्सेलरेशन क्या नजर आएगी, इस बंदे को एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आप निकालोगे तो क्या नजर आएगी दोस्तों, वो 0 नजर आएगी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी अगर आप देखोगे वो भी 0 आएगी। ये बंदा जो रेस्ट पे है, ये सी बंदा है सोचिए, तो ए की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सी देखोगे वो भी 0 आएगी। तो ये और ये दोनों इनर्शियल फ्रेम में है, ये दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। सिमिलरली इसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखते हैं। अब आप एक काम करो, इसकी एक्सेलरेशन देखो इसके रेस्पेक्ट में, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी देखूं सी के रेस्पेक्ट में वो 0 आएगी क्योंकि सी के रेस्पेक्ट में बी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है आपको उसकी एक्सेलरेशन जो है 0 नजर आएगी। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन ऑफ बी है वो विद रिस्पेक्ट टू ए क्या नजर आएगी, वो भी 0 आएगी। क्यों भाई, क्योंकि बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा, इसका मतलब ये हुआ कि बी जो एक्सेलरेशन नजर आएगी बी की ए को, वो 0 नजर आएगी। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो तीनों ही अपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तीनों की जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये भी और ये भी। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे नेट फोर्स तो 0 नहीं हुआ या कुछ और, हमें फोर्स से लेना देना ही नहीं, हमने एक्सेलरेशन निकाल ली है, तो एक्सेलरेशन से भी तो हम चेक कर सकते हैं ना। अगर सबको बराबर एक्सेलरेशन नजर आ रही है तो आप कह सकते हो कि भाई जिन जिन फ्रेम से एक्सेलरेशन बराबर आ रही है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो ये पहले हमने इनर्शियल मान ली, इसको 0 नजर आ रही है इसकी और इसको भी 0 नजर आ रही है इसकी एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, इनर्शियल फ्रेम। सिमिलरली फिर बी को देखो, ए से देखोगे तो एक्सेलरेशन 0 नजर आ रही है और सी से देखोगे तो भी एक्सेलरेशन 0 नजर आ रही है। इसका मतलब ये तीनों ही आपस में क्या है बताओ, इनकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब सिचुएशन को थोड़ा बदलते हैं। सिचुएशन को मैं कैसे बदल रहा हूं अब वो जरा देखिएगा, इंटरेस्टिंग क्या है वो जरा देखिएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, तीनों को सिर्फ एक्सेलरेशन, तीनों एक्सेलरेशन पे एक दूसरे के साथ इत्तेफाक रखते हैं या डिस्प्लेसमेंट पे इत्तेफाक रखते हैं कि भाई हाँ भाई तुम्हारी आपस में तुम्हारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 30 मीटर थी 5 सेकंड बाद या 6 सेकंड बाद, और जो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखो आपको 0 ही नजर आएगी क्योंकि सारे के सारे क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अब एक काम करते हैं, अब सोचिए जिस टाइम ये क्रॉस कर रहा है, यहां से जो क्रॉसिंग हो रही है उस टाइम इसने ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर दिया बी ने। अब अगला सिचुएशन बता रहा हूं, बी ने ब्रेक अप्लाई करने शुरू कर दिए और बी जो है वो विद इन 6 सेकेंड बी की जो स्पीड है वो हो चुकी है 20 मीटर पर सेकेंड से। अब ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो इसकी जो स्पीड है वो अब 7 मीटर पर सेकेंड कम हो गई है विद इन 6 सेकेंड, या चलो 7 सेकेंड ले लो, थोड़ा सा मैं
डिवीजन को आसान बनाने के लिए ये कर रहा हूं। विद इन 7 सेकेंड इसकी 27 से 20 पे आ गया, ये ब्रेक लगा रहा है, जबकि ये जो है ये कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रहा है, इसकी कांस्टेंट है भी स्पीड, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले ये देखते हैं कि इसके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और जो रेस्ट पे बैठा हुआ है बंदा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उनसे दोनों से क्या एक्सेलेरेशन निकल के आ रही है इस बंदे की, वो जरा देखते हैं। तो इसकी अगर मैं एक्सेलेरेशन निकालूं तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या बनेगी, फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 27 डिवाइड बाय, ये इसको देख रहा है भाई विद रिस्पेक्ट टू सी देख रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। तो पहले आप बताओ जो वेलोसिटी थी इसकी 20, ये सी के रेस्पेक्ट में है, तो सी के रेस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड है फाइनल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल कितनी है 27 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम 7, तो इसको नजर आएगी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसको एक्सेलरेशन नजर आएगी दोस्तों। बेसिकली डिसेलेरेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, रेस्ट वाले पर्सन। अब आइए ए के रेस्पेक्ट में, तो अगर मैं बोलूं ए एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मुझे निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप लिखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये फाइनल वाली लेनी है, ठीक है भाई, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इनिशियल डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो जरा देखते हैं एक्सेलरेशन क्या आएगी। तो अब जरा देखिए, अब यहां से अगर आप बी की वेलोसिटी देखोगे ए के रेस्पेक्ट में फाइनल वाली, तो वो है, वो कितनी है बताओ जरा, -2, क्योंकि देखो ए खुद 22 से जा रहा है ना, और ये 20 से हो गया है, तो फाइनल वेलोसिटी, अब ए को क्या लगेगा कि बी की स्पीड से जा रहा है, बताओ। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूंगा तो क्या बनेगी बताओ जरा, वो बनेगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये तो पढ़ा है ना आपने। अगर ए के रेस्पेक्ट में बी को निकालोगे तो फाइनल क्या बनेगी, -2, ये बनेगी -2 माइनस इनिशियल क्या होगी, इनिशियल क्या है बताओ, इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है बताओ, वो है 5 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। तो कितना बन गया ये अगेन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दोनों से इसकी एक्सेलरेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये दोनों कौन सी फ्रेम में है बताओ, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो, क्योंकि ये तो पहले से इनर्शियल था, ठीक है। तो ये था, तो जो इसमें एक्सेलरेशन नजर आ रही है वो इसमें भी नजर आ रही है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो दोनों ही क्या है मेरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है। अब आइए, अगर मैं ए को मेजर करूं इससे और इससे बी से, अब ए की एक्सेलरेशन को देखते हैं, सी के रेफरेंस, बी के रेफरेंस से क्या आएगी और सी के रेफरेंस से क्या आएगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी तो 0 ही है, बिकॉज सी के रेफरेंस से तो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है भैया, तो इसका मतलब सी के रेस्पेक्ट में तो 0 है। मतलब जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो हमने पहले फिक्स कर रखी है कि ये मेरी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, तो आप ये कह सकते हो इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन मेरी सी है, ये 0 है, ठीक है। सी के रेस्पेक्ट में ए की जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। अब एक काम करते हैं, बी के रेस्पेक्ट में ए को देखते हैं। तो अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है दोस्तों, तो वो होगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइनल माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनिशियल डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम 7 सेकंड का है अब यहां पे, ठीक है। तो जरा देखिए अब दोस्तों, अब क्या बनेगा बताओ, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई है 7 सेकंड के बाद ए की विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर मैं निकालूं विद रिस्पेक्ट टू बी तो क्या बनेगी दोस्तों, वो बनेगी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। आप ऐसे करोगे, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है बताओ जरा, वेलोसिटी ऑफ ए है 22 और इसकी फाइनल कितनी है 20, इसकी तो 22 ही रहेगी फिक्स। तो वेलोसिटी ऑफ ए इज 22 और बी की वेलोसिटी क्या है 20 है, तो आप डिफरेंस लोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा फाइनल 2। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइनल कितनी है 2 माइनस इनिशियल, देखो अब इनिशियली इसकी 22 है और इसकी 27 है, तो ये 22 माइनस 27 कर दो, क्या बनेगा बताओ जरा, ये बनेगा माइनस ऑफ 22 माइनस 27 करोगे तो माइनस ऑफ 5 बन जाएगा, सही है भाई, एक बार जरा देख लो। एंड डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 7, तो क्या बना ये तो भाई 1 बन गया, 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू बी वो आ रही है 1, और एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सी वो आ रही है 0, जबकि हमें पता है कि सी मेरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अगर बी भी मेरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती तो एक्सेलरेशन सेम आनी चाहिए थी, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में जो ए की एक्सेलरेशन आ रही है वो सेम नहीं आ रही। इसका मतलब जो बी वाला बंदा है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है, जो बी वाला बंदा है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है। अब जिस टाइम ये ब्रेक लगा रहा है, याद रखिएगा, जिस टाइम ये ब्रेक लगा रहा है उस टाइम ये बंदा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है।
ये दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है स्टिल, क्योंकि इन दोनों के रेस्पेक्ट में इसकी एक्सेलेरेशन उतनी ही आ रही है, बराबर ही आ रही है। इसके रेस्पेक्ट में इसकी एक्सेलेरेशन जो है वो -1 थी, और इसके रेस्पेक्ट में इसकी एक्सेलेरेशन निकालोगे वो भी मेरी -1 आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी एक्सेलेरेशन दोनों के रेस्पेक्ट में सेम आ रही है। इसका मतलब ये दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि ये तो पहले ही मान लिया ना हमने कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इसको तो छोड़ ही दो। जो इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन आ रही है वही इसके रेस्पेक्ट में भी आ रही है, तो ये भी क्या बन गया फिर, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन जब आप इसकी एक्सेलेरेशन को देखते हो इसके रेस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो पहले से हमें पता है वो तो आ रही है 0, बट इसकी एक्सेलेरेशन बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो वो आ रही है मेरी 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो बी वाली जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन डिफरेंट आ गई ना। ये तो पहले से ही पता है ना इनर्शियल है, इसके साथ ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर ये भी 0 आ जाता तो मजा आ जाता, फिर ये भी इनर्शियल हो जाता बी वाली, बट बी के रेस्पेक्ट में ए की जो आई है एक्सेलेरेशन वो आपकी डिफरेंट आ गई, तो इसका मतलब बी जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है। अगर आप यहां से बैठ के लॉज ऑफ मोशन को पढ़ोगे तो आपको एक अलग से एक और एक्स्ट्रा फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, वो आगे चल के पढ़ेंगे, फिक्टिशियस फोर्स आएगा, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो जाएगा, और वहां से फिर आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। दिक्कत तो नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आया कि कैसे हम उसको देखते हैं। आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही हम लोग करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।